सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को, उनको शायद हमारी जरूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीतने के बाद जब इत्तेहादियों से रब्ता किया ताकि वो हुकूमत साजी कर सके, तो 10 अगस्त 2018 को तहरीक इंसाफ का एक वफ्द जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, जिसमें जहांगीर तरीन साहब शामिल थे और यार मोहम्मद रिंद साहब शामिल थे, इनकी मुलाकात हुई क्वेटा में BNP मैंगल के सदर सरदार अख्तर मैंगल साहब से और उनके वफ्द के साथ, और एक 6 नुकाती मुतालबात का एक मुआहदा साइन हुआ जिस पर दस्तखत किए जहांगीर तरीन साहब ने भी और उस पर दस्तखत हुए BNP मैंगल की जानिब से भी। उनमें जो 6 मुतालबात या जो 6 नुकाती मुआहदा था हुकूमत और BNP मैंगल के दरमियान, वो 6 नुकात आपको बता दूं, जिसमें पहला नुकता यह था कि लापता अफराद की बाजियाबी को ये हुकूमत मुमकिन बनाएगी। दूसरा मुतालबा था कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद मुमकिन बनाया जाएगा। तीसरा मुतालबा यह नुकता था कि वफाकी हुकूमत में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए 6% कोटा रखा जाएगा। चौथा मुतालबा यह था कि अफगान मुहाजिरीन जो हैं उनकी फौरी वापसी मुमकिन बनाई जा सके, और इसी तरह से पानी का जो मसला है बलूचिस्तान में उसको हल करने के लिए डैम के क़याम की तजवीज़ भी शामिल थी उन मुतालबात के अंदर, जिस पर तहरीक इंसाफ ने, यानी उस वक्त तक हुकूमत नहीं थी, तहरीक इंसाफ थी, तो तहरीक इंसाफ ने दस्तखत किए थे, यानी तहरीक इंसाफ ने उन 6 मुतालबात से इत्तेफाक किया था और ये वादा था कि हुकूमत साजी के बाद इन मुतालबात पर अमल दरामद किया जाएगा। आज 2 साल तकरीबन मुकम्मल होने को है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, लेकिन इनमें से कोई एक मुतालबा भी BNP मैंगल के मुताबिक मंजूर नहीं हो सका। जहां तक लापता अफराद की बाजियाबी का मामला था, तो जो पहले लापता हुए अफराद तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने से पहले, उनको तो एक तरफ रख दे। इन 2 सालों के अंदर जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, 1500 लोगों को सरदार अख्तर मैंगल साहब के मुताबिक मजीद गिरफ्तार कर लिया गया, लापता कर दिया गया, जिनकी आज तक तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। इसके ऊपर सरदार अख्तर मैंगल साहब इससे पहले भी कई दफ़ा शिकवा कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने शायद उनके शिकवे को सुना अनसुना कर दिया। इनमें से कोई एक मुतालबा ऐसा नहीं है जिसको आप नामुनासिब या गलत मुतालबा कह सकें या नाजायज़ मुतालबा कह सकें, बल्कि ये तमाम मुतालबात सिर्फ सरदार अख्तर मैंगल के नहीं, बल्कि ये पूरे बलूचिस्तान के मुतालबात हैं और ये रियासत पाकिस्तान के मुतालबात भी होने चाहिए। ये वो तस्वीर जो अब आपको दिखा रहा हूँ, ये 10 अगस्त की तस्वीर है, जिस वक्त जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और कासिम सूरी साहब की मुलाकात हुई थी सरदार अख्तर मैंगल साहब से क्वेटा में। अब जल्दी से आपको इस वक्त असम्बली के अंदर जो नंबर गेम है वो आपके सामने रख दें, क्योंकि ये जो इसमें चहबकुइयाँ हो रही हैं कि हुकूमत गिरेगी, हुकूमत नहीं गिरेगी, हुकूमत गिरेगी तो कैसे गिरेगी। कौमी असम्बली का ऐवान है 342 नशिस्तों पर मुश्तमिल। हुकूमत साजी के लिए आपको चाहिए होते हैं 172, और इमरान खान साहब ने जो हुकूमत बनाई थी उनको 184 जो अरकान थे कौमी असम्बली के, उनकी हिमायत उनको हासिल थी। अब कौमी असम्बली में इस वक्त हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की पोजीशन क्या है। तहरीक इंसाफ के हैं जी 156 उम्मीदवार या अरकान, MQM के 7, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौफ के 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5, जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध का उसके 3, अवामी मुस्लिम लीग यानी शेख रशीद साहब उनकी 1 सीट है, जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुख्ती साहब उनकी 1 सीट है, 2 आज़ाद अरकान शामिल हुए थे, सैयद फ़खर इमाम साहब और असलम भूटानी साहब। तो यूं हुकूमत के बन गए 180। इन 180 में 4 लोग शामिल हुए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के, और हुकूमत को 184 लोगों की हिमायत हासिल हो गई। अब जरा ऑपोजिशन की नंबर गेम क्या है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास है जी 84 अरकान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं 55, MMA के पास है 15, MMA के 1 रुकन जो हैं उनका इंतकाल हो गया और पहले 16 थे अब 15, ANP के पास 1, पश्तून मूवमेंट के 2, और ऑपोजिशन की तमाम जमातों के अरकान जो हैं उनकी तादाद बनती है 157।
अब अगर BNP मेंगल हुकूमत से तो अलहदा होकर इस वक्त आज़ाद बेंचों पर आ चुकी है, लेकिन अगर वो आज़ाद बेंचों से ऑपोजिशन के साथ शामिल हो जाए तो ऑपोजिशन के बन जाएंगे 161। यूं ऑपोजिशन को हुकूमत साजी के लिए मजीद 11 अरकान की जरूरत पड़ेगी। आज मुलाकात हुई थी सरदार अख्तर मेंगल की और मौलाना फजल रहमान साहब और उनके साथ ऑपोजिशन के कुछ और अफराद की। इसके साथ साथ हुकूमत का एक वफ्द है, उसने भी मुलाकात की दरख्वास्त की है सरदार अख्तर मेंगल साहब से, लेकिन अभी तक वो मुलाकात हुई नहीं है। जैसे ही वो होगी तो मालूम होगा कि क्या मामला हल हो गया है या सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जो हतमी फैसला कर लिया है वो अब इसी तरह से कायम रहेगा। मेरे साथ जो 4 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, फैजुल्लाह कमोका साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, इसके अलावा चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हैं फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकनॉमिक अफेयर्स के। मेरे साथ मौजूद है चौधरी मंजूर साहब, ऑनरेबल सीनियर मेंबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सर आपका बहुत शुक्रिया। अताउल तारड़ साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हुए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस पंजाब के, और सनाउल्लाह बलोच साहब, रुकन सूबाई असम्बली बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। फैजुल्लाह कमोका साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ, इनमें से कौन सा मुतालबा ऐसा गलत है या नामुनासिब है या नाजायज़ है कि जिसके ऊपर 2 साल आपने लगा दिए, आप एक मुतालबा पूरा नहीं कर सके? 40% हुकूमत का अरसा गुजर गया, 60% बाकी है। 40% में अगर आप एक भी पूरा नहीं कर सके तो बाकी 3 साल में आप कैसे पूरा करेंगे मुतालबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर भाई, इस पे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया है। BNP मेंगल 2 साल उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया है और हम अब भी पॉजिटिव हैं। हम तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये साथ आगे भी चलेगा। मुझे इस बात में कहने में कोई आर नहीं है कि शायद हम उनकी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतर पाए। इसके लिए खान साहब ने एक स्पेशल कमेटी कायम की है, और कमेटी की मीटिंग थी, उसमें भी इसके ऊपर बड़ी रिगरस डिस्कशन हुई है और इस पे जो हमारे इन भाइयों के जो मुतालबात हैं या जो इनकी तकलीफ़ें हैं, जो इनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर डिटेल डिस्कशन हुई है। तो हमारी पार्टी के सीनियर जो लीडर्स हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है, वो जल्द इंशाल्लाह BNP मेंगल से मिलेगी और इनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको अगर पहले 2 सालों में उनको एड्रेस नहीं किया जा सका तो इंशाल्लाह ताला अब एड्रेस किया जाए। अच्छा, फैजुल्लाह साहब देखें, हुकूमत का हाथ अवाम की नब्ज़ पे होना चाहिए ताकि उसको अवाम पब्लिक पल्स का पता चल सके। पब्लिक पल्स का आपको क्या खाक पता चलेगा? ये 4 लोग आपके साथ हैं, आपका हाथ इनकी पल्स पे 2 साल से नहीं आ पा रहा। यानी कम से कम 3 दफा पब्लिकली सरदार अख्तर मेंगल साहब अपनी शिकायत कर चुके हैं कि मेरे मसले हल नहीं हो रहे, मैं अलहदा हो सकता हूँ। तो अब कितना वक्त चाहिए आपको सर? इसमें अमीर भाई कई कॉम्प्लिकेशंस हैं और इस दफा बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला आइंदा जो है, जो मामला जिस तरीके से हमारी कोर कमेटी के अंदर डिस्कशन हुई है, तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जो पहले कोई कमी कोताही रह गई है तो वो ना रहे और हम वंस फॉर ऑल इस मसले को सेटल करने में कामयाब हों। बिल्कुल सही। सनाउल्लाह बलोच साहब, यकीन दहानी तो ये करवा रहे हैं, जारी बात है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, हुकूमत के आम रुकन भी हैं, लेकिन वजह क्या है? 2 साल में रियलाइज करवाया जाता रहा है तहरीक इंसाफ को और हुकूमत इस बात का एतराफ़ करती रही है कि आप हमारे अहम इत्तेहादी हैं, आपकी शिकायत भी हक बजानिब हैं, हल भी होनी चाहिए, हम हल भी करेंगे। ये हुकूमत की कोई बदनीयती नज़र आती है आपको 2 साल में, या कोई और किसी तरफ से मामला हल नहीं होने दिया जा रहा? वजह क्या है? देखें जी अमीर साहब, बात तो ये है कि कोई भी जब आप किसी इत्तेहाद में, किसी अलायंस में पॉलिटिकल आप जाते हैं, उसके 2-4 कुछ बुनियादी उसूल होते हैं। या तो आप किसी इत्तेहाद और अलायंस के साथ जाते हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, तरक्की के हवाले से, काम शाम के हवाले से। या जब इस इत्तेहाद में अलायंस में शामिल हुए थे तो हमारा जो मकासद थे, बुनियादी हमारे उसूल जो हमने तय किए मकासद थे, वो ये थे कि बलूचिस्तान 15-20 साल से एक तनाज़े से गुजर रहा है, अमल से, कन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है। यहाँ पे काफ़ी जो है खून खराबा हुआ, यहाँ पर काफ़ी घर तबाह हुए, यहाँ पर लोगों की और रियासत के इदारों के माबैन एक बहुत बड़ा फासला है वो बढ़ गया। तो लिहाजा ये हुकूमत की और हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि ये जो फासले हैं इनको कम करें, और उसके लिए सबसे अहम जो इशू है वो मिसिंग पर्सन का है, ताकि जब लोग रिलीज होंगे या अदालतों में उनको पेश किया जाएगा
उसका ये फायदा होगा कि लोगों पर एतमाद बहाल हो जाएगा। फिर जो एक कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से एक ट्रांजिशन का प्रोसेस है वो जब कंप्लीट होगा, फिर हम डेवलपमेंट के हवाले से सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमने इनसे कोई वजारत नहीं मांगी, हमने इनसे कोई मुशीरी का उधार नहीं मांगा, हमने इनसे कोई कर्ज नहीं मांगे, हमने कोई इनसे लोन नहीं मांगे, हमने कोई इनसे कोई और जो है ना कि जिसके बदले में हमने अपना इत्याद, और हमारा सपोर्ट सिर्फ 4 अराकीन कौमी असम्बली तक महदूद नहीं, हमने कौमी इसमें स्पीकरशिप के, डिप्टी स्पीकर के, फिर आपको खुदा खैर दे प्राइम मिनिस्टर के, फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बलोचिस्तान के 10 अराकीन सूबाई असम्बली का, उन्होंने वोट दिया। तो उसके बाद मैंने 1-2 जगह पर पहले कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त सक्सेसफुल होती हैं जब उनकी अपनी कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन का जो विंग है वो स्ट्रांग हो लीडरशिप में। सही हमें पीटीआई के साथ सबसे ज्यादा मुश्किलात दरपेश आई हैं, यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का कोई, आप अगर चाहें इवन सरदार अख्तर मेंगल साहब चाहें कि किसी के साथ बात करनी है, अच्छा महीनों लग जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक्सेसिबल नहीं है क्या सनाउल्लाह साहब? नहीं, ना मिनिस्टर्स अवेलेबल हैं, ना प्राइम मिनिस्टर्स अवेलेबल हैं। अगर मिनिस्टर्स अवेलेबल हैं तो वो सारे बेख्तियार किस्म के लोग हैं। तो दूसरी बात ये है कि जो मुआहदात हमने किए थे उनके लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत थी, एक फ्रेमवर्क की जरूरत थी। हमने एक फ्रेमवर्क डेवलप करके इनको दिया, स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए, टाइम फ्रेम हमने इनको कहा कि आके बनाएं, फिर हमने इनको कहा आप अपनी कमेटी बनाएं। बीएनपी ने अपनी कमेटी बनाई जो 3 अराकीन पर मुश्तमिल थी, मैं उसका खुद मेंबर था रुकन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल गुजर गए। नई मुल्क साहब उस वक्त जिंदा थे, आपने जो तस्वीरें दिखाई है मैं आखिर तस्वीर आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें नई मुल्क साहब भी बैठे थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, खुदा उनकी जगह जन्नत करे। लेकिन 2 साल में जब एक पार्टी जो वफाक में पूरे पाकिस्तान को रूल कर, वो कमेटी तक नहीं बना सकती कि वो फ्रेमवर्क पे, मैकेनिज्म पे, ये तो बड़ी आप हैरत की बात बता रहे हैं। देखें, डिप्टी स्पीकर का ताल्लुक बलूचिस्तान से, तहरीक इंसाफ से कासिम सूरी साहब, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं बलूचिस्तान, उसके अलावा जाम कमाल साहब चीफ मिनिस्टर, वो इत्तेहादी हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी इनके इत्तेहादी है, ये वहाँ उनके इत्तेहादी हैं। तो बीच में ऐसा कौन सा पुल तामीर करना था आपके और इनके दरमियान पर? उसमें देखें मीर साहब, मैंने यही कहा कि सियासी तजर्बा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीटीआई के साथ एक तो सियासी तजर्बे की कमी है, हुक्मरानी की तजर्बे की कमी है। तीसरी बात यह है कि इनकी लीडरशिप में एरोगेंस बहुत है। इमरान खान साहब हमारे लिए काबिल कदर हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल लोग बड़े अम्बल होते हैं। हम एक वोटर से जो गरीब होता है, बहुत निचले तबके का, उससे भी इसी एक मिजाज से मिलते हैं। और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडरशिप है सरदार अख्तर मेंगल साहब की सूरत में, ये तो उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी इमरान खान साहब के लिए कि बलूचिस्तान उनके पास आया। बलूचिस्तान ने तमाम जो है जमातों को छोड़कर उनके साथ इत्तेहाद किया। हमेशा एक चीज देखा है, वो है एरोगेंस, वो है गुरूर, वो है तकब्बुर, वो है मामलात को उनके ख्याल में सब जो है क्रिकेट के शायकीन है। ऐसा नहीं है, जो उनके साथ इत्तेहाद करते हैं सारे क्रिकेट के शायकीन नहीं होते या हम उनके फैन नहीं है। हमने उनके साथ अलायंस किया था कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे, जो आपने 6 नुकात उनके सुनाए जी। तो अनफॉर्चुनेटली वो ये जब तक ये उनके पास एक एरोगेंस खत्म नहीं होती। दूसरी बात ये है कि वो जब तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं करते, पॉलिटिकल मैच्योरिटी अपने हाथ में नहीं लाते कि हम किसी के साथ वादा करते हैं, वो वादा निभाना पड़ता है। और जो वादा निभाना पड़ता है तो आप शुरुआत करते हैं, वादा तय करते हैं कि कितने महीने में निभाएंगे, कैसे निभाएंगे, किन शराइत पे निभाएंगे, कैसे अगर अच्छा, आप साथ ही हैं, जरा मैं चौधरी मंजूर साहब को और तारड़ साहब को भी शामिल कर लूँ। चौधरी मंजूर साहब, बड़ी सीरियस किस्म की चार्जशीट लगा दी है। अब साबका इत्तेहादी कहें या मौजूदा इत्तेहादी इनको कहें, आइंदा भी इत्तेहादी रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन यानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में वो कह रहे हैं कि एरोगेंट हैं, या इनकी पार्टी, इनके अंदर तकब्बुर है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए एक्सपीरियंस तो वाकई नहीं है, किसी हद तक कह सकते हैं आप, लेकिन इनके पास कमिटमेंट नहीं है, इनके पास मैच्योरिटी नहीं है, इनके पास मैकेनिज्म नहीं है। ये कोई आज तक हमारे साथ कम्युनिकेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं बना सके। बाकी मुतालबात को मानने का मैकेनिज्म तो एक तरफ है, कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म नहीं है। बहुत शुक्रिया। एक तो आपको और मेरे जो तीनों बाकी साथी हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। देखिए, सना बलोच साहब उन लोगों में से हैं जो प्योर पॉलिटिकल कारकुन और पॉलिटिकल प्रोसेस से आए हैं। वो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, मैं भी आया हूँ। एक लंबी स्ट्रगल है उनकी। लेकिन मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है उन पे भी और आप पे भी। क्या सिर्फ बीएनपी के साथ जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए? तो फिर तो हम सब देख सकते हैं कि शायद उन्हीं का ही प्रॉब्लम। क्या काफली के साथ वादे जो थे वो पूरे हो गए? क्या एमकेएम के साथ वादे पूरे हो गए? क्या बाप के साथ वादे पूरे हो गए हैं?
क्या जनूबी पंजाब सूबा महाज के साथ वादे पूरे हो गए? किसी के साथ भी नहीं हुए। सारे रो रहे हैं, सारे बात कर रहे हैं। और अगर नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टियां शायद संजीदा हों, मुआहदा करते हो। इत्तेफाक है, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि ये तहरीरी मुआहदे हैं। इससे पहले तहरीरी मुआहदे नहीं होते थे, तो ये तहरीरी मुआहदे थे सारे के साथ। तो उन तहरीरी मुआहदों पे किसी एक पार्टी के साथ मुआहदा उठाकर देख लें और उस पर देख लें कि अगर कोई 5% भी कोई इम्प्लीमेंटेशन या उसकी तरफ पेशरफ्त हो तो आप मुझे बिल्कुल कहिएगा। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहां पे ये पार्टियां संजीदगी के साथ ये मुतालबात रख रही थी उस वक्त, वहां पे पीटीआई संजीदगी के साथ, उन्हें पता था कि हमने जिस तरह से बाकी वादे झूठे कर रहे हैं लोगों के साथ, तो ये मुआहदे भी झूठे कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। उन्हें पता है कि वो किन की वजह से पावर में आए और किन की वजह से बैठे हुए। सो इसलिए इन पार्टियों के बाद, इस बीएनपी मैंगल के बाद अब बाकी सारी पार्टियां भी एक एक करके अपने मुतालबात सामने ला रही हैं और रख रही हैं। अब फिलहाल वो इस तरह से ओपन नहीं, जिस तरह से इन्होंने बजट से पहले ओपन नहीं रखा अपने तौर पर, ये एक बड़े इत्तेहादी पार्टी के साथ जो कोलिशन जिसमें थे उनके साथ अपनी शिकायत करते रहे। लेकिन देखिए, बलूचिस्तान के बड़े संजीदा से इश्यूज हैं, बड़े वहाँ पे ऐसे इश्यूज हैं। मसलन मुझे याद है 2008 में बलूचिस्तान की सारी पार्टियां जो थी वो बाइकआउट कर गई थी। तो अगर आप पीटीआई को देखें तो इसमें मेजॉरिटी तो वही काफ लीग के लोग हैं ना, जिन्होंने उस वक्त मुशर्रफ ने आग लगाई थी। और हमारे सामने क्या था, मुझे याद है जरदारी साहब से हमने एक बार बात की जब उन्होंने बलूचिस्तान से खुद से माफी मांगी, तो हमने उनसे कहा जी आपका तो जाती तौर पर कोई गुनाह नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा दो चीजें ज़हन में रखनी है। एक, बलोच की इज्जत करो, मैंने उनको इज्जत दी है ये माफी मांग के। नंबर 2, उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा काम ये होगा कि मैं 2013 के इलेक्शन में सारी पार्टियों को कौमी धारे में वापस ले आऊं। और अगर मैं वापस ले आया, मेरी गलतियां अपनी जगह पे होंगी, मेरी कोताहियां अपनी जगह पे होंगी, मेरी हुकूमत की कमजोरियां अपनी जगह पे होंगी, मैं कुछ दे पाया हूं, नहीं दे पाया, एनएफसी अवार्ड में कितना दिया है, मैंने 18वीं तरमीम में 50% और फर्स्ट राइट दिया है, अगर ये इसके बावजूद भी अगर मैं नहीं ला पाया 2013 के इलेक्शन में सारी पार्टियों को वापस कौमी धारे में, तो मैं समझूंगा मैं नाकाम हो गया। और मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन हार गई 2013 का। लेकिन एक बात आप देखें, हम सारी सियासी पार्टियों को कौमी धारे में वापस लेकर आए। बलूचिस्तान की वो सारी सियासी पार्टियां जो 2008 के इलेक्शन में बाइकआउट कर गई, आज ये कौमी असेंबली में बैठकर बात कर रहे हैं ना, मुतालबात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैठकर कौमी धारे में बैठकर बात करना और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उनको उनके कौन से, चलो बाकी छोड़ दे, ये 6% का मुआहदे पे कौन सा अमल दरामद करना मुश्किल, इसके लिए कौन सी रॉकेट साइंस है। बिल्कुल सही। अताउल्लाह तारड़ साहब, मुश्किल होंगे, बाकी प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे आप उस तरफ बढ़ते तो सही। चौधरी मंजूर साहब जैसे फरमा रहे हैं अताउल्लाह तारड़ साहब के डैम बनाना मुश्किल हो सकता है। अच्छा, सारे लोगों को जो लापता है उनको फौरी तौर पर बाजियाब करवाना भी कह सकते हैं कि शायद मुश्किल हो, उसके लिए 4-5 साल लग जाएं। इसी तरह से नेशनल एक्शन प्लान तो एक जारी अमल है, उसका भी तकमील मुमकिन नहीं हो सकती। लेकिन ये 6% कोटा जो है बलूचिस्तान के नौजवानों का, इसके लिए कितने साल चाहिए? तारड़ साहब की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही तारड़ भाई, आप जी आगे। अगर ये इमरान अहमद न्याजी साहब ही रहें तो ये डैम बनाने में तो मेरा ख्याल है और ये बाकी चीजों पर भी अमल करने में कई सदियां लग सकती हैं। और उसकी वजह ये है कि एक शख्स जिसको वादे का मतलब तक ना आता हो, पाकिस्तानी सियासत में इससे बड़ा कौलो फेल का तजाद करने वाला आदमी मौजूद ना हो, आप शुरू हो जाएं। यानी मतलब थोड़ी को गैरत हो या चुल्लू भर पानी वाला एक मुहावरा है उर्दू का, इनके घर के सामने तो रावल लेक है, इनको तो रोकेगा भी कोई नहीं अगर ये गोता खा ले वहां पे। IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। आप तवक्को ना कीजिएगा कि इमरान न्याजी आपका वजीर आजम हो तो दुनिया में मांगता भागता फिरे मैं मर जाऊंगा, ये काम नहीं करूंगा। हम मरने का नहीं कहते, मगर अगर चुल्लू भर पानी मिल जाए तो उसमें डूब के जरूर मर जाना चाहिए अगर मौका मिले। आदम बेजार, मुतकब्बिर और इंतहाई मुनाफिकाना शख्सियत पाई है। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं,
चौधरी साहिबान के साथ क्या करते रहे, उनको किस नाम से पुकारा, और आज भी वो इत्तेहादी हैं। निजी महफिलों में जो उनका नाम बिगाड़ के पुकारा जाता है वो सबको पता है, ये बातें अंदर नहीं रहती हैं। नंबर 1। नंबर 2, वफादारी होती है सियासत में। हमने भी अब 3 नस्लों से सियासत देख रहे हैं अपने खानदान के अंदर। खुशी गमी होती है, इस बात की भी कोई तहजीब और तमद्दन ही नहीं है ना कि कोई फौत हुआ है तो किसी को फोन करके बंदा अफसोस कर ले। आपने फातिहा नहीं करनी, आप ना करें, बंदा फोन कर लेता है। ये हमारा कल्चर है। हम पाकिस्तानी लोग बड़े वार्म लोग हैं, हम एक दूसरे का ख्याल करने वाले लोग हैं। सियासी मुखालफतें होती हैं, एक दूसरे से दुश्मनियां होती हैं, कोई फौतगी हो जाए सबसे पहले जाके मुखालिफ से अफसोस करते हैं। जैसे हम तो इस तरह के लोग जैसे मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब और शाहिद खान अब्बासी दोनों अगर कोरोना का शिकार हुए तो प्राइम मिनिस्टर कॉल करके, जैसे आर्मी चीफ ने कॉल किया है आपको, तो चीन के फॉरेन ऑफिस से कॉल आई है, तो प्राइम मिनिस्टर भी कॉल करके कर सकते थे कि जी अल्लाह ताला आपको सेहत दे। देखिए ना, इत्तेहादी हम तो जानी दुश्मन है ना, हमारे तो हाथ धो के पीछे पड़ा है। वो चाहता है हम निस्तो नाबूद हो जाएं, जिस तरह वो मुल्क को निस्तो नाबूद कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपकी इत्तेहादी हैं, आप आदम बेजार शख्सियत के मालिक हैं। आपको पता है अमीर साहब, बंदा को आदम बेजार हो, वो किसी की प्रेजेंस बर्दाश्त ना करे, आपको सियासत के नॉर्म्स ना आते हों, आप सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर कमेटियां बनाएं। आपको याद होगा कि जब मौलाना फजल रहमान साहब के धरने थे, इधर खटक साहब को कहा कि जाके उनसे बात करें, और पीछे से उनको नेम कॉलिंग की कन्वेंशन सेंटर के अंदर। इन लोगों ने 30-30, 40-40 साल सियासत में लगाए हैं। आपकी तरह अच्छा, मुझे कोई ये फंड इकट्ठा करके, मुझे तारण भाई जमातों का मजमुआ इकट्ठा करके नहीं आ गए। ब्रेक में जाना पड़ रहा है। एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है जाम कमाल साहब, ये आपकी हुकूमत जब थी 2013 से 18 में, उसमें ये फेडरल स्टेट मिनिस्टर थे। तो जाम कमाल साहब ने मुझे ज़ाती तौर पे ये बताया था कि उस वक्त शाहिद खान अब्बासी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनसे तो मेरी मुलाकात हो जाती थी, लेकिन जब तक नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, मैं फेडरल मिनिस्टर था, लेकिन कैबिनेट के अलावा मुलाकात बहुत मुश्किल होती थी नवाज शरीफ साहब से। आज इमरान खान साहब के बारे में भी ये शिकायत हुई है कि हमारा रवैया तो नहीं कि हमने बलूचिस्तान के लोगों को, या ऐसी बात नहीं है। आप रिवायती तौर पे देख लें, नवाब अकबर बुख्ती साहब के साथ मियां नवाज शरीफ के क्या ताल्लुकात थे, सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब के साथ उनके क्या ताल्लुकात थे, सरदार अख्तर मेंगल साहब हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सरदार अख्तर मेंगल साहब से उनके क्या ताल्लुकात थे। चागी जब जा रहे थे धमाका करने के लिए तो मियां नवाज शरीफ की गाड़ी सरदार अख्तर मेंगल ड्राइव कर रहे थे। इसका सूबे से कोई ताल्लुक नहीं है। जाम कमाल साहब मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट है, उनको गिला होगा, बट मैं समझता हूं कि हमने बतौर पार्टी हमेशा कोशिश की है कि लोगों को आपस में जोड़ें और इंसानी ताल्लुक कायम करें। ये जो ताल्लुक होता है ना जी इक़्तिदार की खातिर, ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है, ये कभी लास्ट नहीं करता। राइट, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ सरदार अख्तर मेंगल साहब के बड़े अच्छे करीबी ताल्लुकात थे, लेकिन जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने सनाउल्लाह ज़हरी को चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के लिए आगे फ्रंट पे लाए, तो उस वक्त फिर सरदार अख्तर मेंगल को नवाज शरीफ साहब से नाराज़गी उनकी शुरू हो गई। बल्कि जब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के खिलाफ अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पेश की, तो उस नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले भी सरदार अख्तर मेंगल साहब उनमें शामिल थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बहुत सारे सवालात फैजुल्ला कमोगा साहब, बगैर चले सवाल किए आपने सब कुछ सुन लिया कि कमोगा साहब जवाब दें। शुरू हो जाए ज़रा सनाउल्लाह बलोच साहब से, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कि और सब कुछ छोड़ दें, कम से कम राब्ता तो रखें, तसल्ली तो दें, दिलासे तो दें अपने साथियों को। अच्छा जी, मुझे थोड़ा बात करने का मौका दें अमीर भाई। जी 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 जी। अभी मेरे से पहले तारण साहब बात कर रहे थे, मैं इनका एहतराम करता हूँ। मैं वो जुबान इस्तेमाल नहीं करूँगा जो जुबान इन्होंने इस्तेमाल की है। ये इन्होंने वज़ादारी की बात की और फिर उसके बाद जो वज़ादारी के लिए ये अपनी जुबान इस्तेमाल कर रहे थे वो सारा पाकिस्तान सुन रहा था कि ये डूब मरने की बातें कर रहे हैं। और मैं इनकी लीडरशिप के बारे में ऐसी हजार मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ज़र्फ इस बार है कि मैं इस तरीके से बोलूँ जैसे ये बोल रहे थे। तो मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि पॉलिटिक्स के अंदर जो हम लोग जिस लेवल तक पहुँचे हुए हैं, खुदारा इससे वापस आएँ, इश्यूज के ऊपर बात करें, किसी की शख्सियत के ऊपर और इस तरह से बात करना ये बड़ी ही गलत रिवायत है। पार्लियामेंट में भी मैं इस बात का बड़ा
हामी हूँ कि वहाँ हमें लोग देख रहे होते हैं, हम एक दूसरे की क़यादत के ऊपर कीचड़, मैं अब कहना शुरू कर दूँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि उन्होंने ये फलां वादे किए थे, जरदारी साहब के बारे में ये कहा था, फलां साहब के बारे में पे क्या अमल किया, मैं नहीं इन चीज़ों में पढ़ना चाहता। हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इश्यूज़ के ऊपर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब अगली बात आपने की इत्तेहादियों के साथ जो हमारे एलाइज हैं उनके मुतमिन या नामुतमिन होने की बात। एक बात आपको बता दूं कि हर पार्टी मैनिफेस्टो होता है, हर पार्टी एक मैनिफेस्टो के तहत इलेक्शन कंटेस्ट करती है, और जब एक इल्हाक या इत्तेहाद बनता है तो सब पार्टियों का एक मकसद होता है कि हम अपने मैनिफेस्टो के ऊपर अमल करके दिखाएं। हमने जिनसे वोट लिया है हम उन लोगों की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतर के दिखाएं। तो इसमें आके पार्टियों के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, जो एलाइज होते हैं उनके अंदर डिफरेंसेस आते हैं। मुझे कोई आर नहीं है, जहाँ पे कमी कोताही होगी उस बात को मुझे मानने में कोई आर नहीं होगी। मैं बिल्कुल खुली बात करने वाला बंदा हूँ, खुल के बात करता हूँ और आपके सामने भी वही बात करूंगा जो मेरे दिल के अंदर होगी। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी पार्टी के अंदर एक जो मुस्तकिल ये जो राब्ते का सिलसिला है एलाइज के साथ, उसको कायम रखने के लिए एक मुस्तकिल कमेटी की जरूरत है। इसके ऊपर कल हमारी कैबिनेट जो हमारी कोर कमेटी में डिस्कशन हुई है और इंशाअल्लाह ताला एक मुस्तकिल कमेटी होगी। हमारे पास कह रहे थे गवर्नेंस के हवाले से ना तजुर्बाकारी है ना तजुर्बाकारी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब कैबिनेट में बैठे हैं, कैबिनेट में हैं, परवेज खटक साहब हैं, असद कैसर साहब जो हैं वो हाउस को इतने जबरदस्त तरीके से चला रहे हैं और वो हर जगह पे उनका एक अच्छा रोल रहा है। तमाम पार्टीज को साथ लेकर जहाँ कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं बलोचिस्तान के हवाले वहाँ कुछ इनएक्सपीरियंस लोग भी तो है ना, जिनको गवर्नेंस का यानी हुकूमत का तजुर्बा नहीं। अली जैदी साहब हैं, फैसल वाडा हैं, मुराद सईद हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ऐसे लोग भी तो है ना आपके पास। देखिए मेरी बात सुने। अब ये मेरे भाई ने बात की थी एरोगेंस की। सनाउल्ला साहब जो हैं, मैं छोटा था तो उस वक्त ये सेनेटर हुआ करते थे तो इनकी बातें सुनते थे उस वक्त भी, और ये इस तरीके से पाकिस्तान के लिए बात करते थे। इतने छोटे तो नहीं होंगे। तो नहीं, वाकई मैं आपको बता रहा हूँ मेरी एज ज्यादा लगती है, इतनी ज्यादा है नहीं है। आई एम 44 ईयर्स ऑफ एज। तो उस वक्त ये सेनेटर थे तो मैं इनको सुनता तो वाकई पाकिस्तान के लिए इनकी मोहब्बत और इनका प्यार और उस वक्त जो बातें थी। फिर बाद में एक जो ऐसा एक गैप आया जो शहादत के बाद, भुट्टी साहब की शहादत के बाद बलोच लोगों के दरमियान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान, उसको ब्रिज करने के लिए कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। चौधरी मंजूर साहब अभी बात कर रहे थे, मैं इनके उस इनिशिएटिव की तारीफ करता हूँ। खान साहब जो हैं यकीन करें वो सख्त से सख्त बात भी सुनने के लिए तैयार होते हैं, जो कोई लीड पार्टी में रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने इमरान खान को पिछले 10 साल से, मैं तहरीक इंसाफ के अंदर हूँ, इतनी सख्त बातें खान साहब अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ के, कोर कमेटी के अंदर बैठ के, वो हर तरह की बातें, वो अपने ऊपर तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं, सुनते भी, और जो फिर मेजॉरिटी फैसला करती है फैजुल्लाह साहब, देखिए फैजुल्लाह साहब, सारी बातों को एक तरफ रख दें, सारी बातों को, सारा कहा सुना आपको माफ। ये 4 दिन से मसला खड़ा हुआ है, नाराजगी सबको पता चल चुकी है। प्राइम मिनिस्टर फोन उठाते, कॉल कर देते सरदार अख्तर में। कई लोगों से प्राइम मिनिस्टर व्हाट्सएप पे हर वक्त राब्ते में रहते हैं, इत्तेहादी हैं आपके, पाकिस्तानी हैं, MNA हैं, कॉल कर देते कि जी क्या नाराजगी है, आए मेरे पास बैठे, मैं मसला हल करता हूँ। तकल्लुफ कौन सा था? इसका मतलब है संजीदगी तो नहीं है ना फिर? नहीं, बिल्कुल पूरी संजीदगी है। मैंने आपको बताया है इसके ऊपर सीनियर लोगों की, क्योंकि खान साहब उन चीज़ों के अंदर जो पहले कमेटी बनी थी, जो दोस्त उसमें शामिल थे, जो लोग जैसे परवेज खटक साहब थे या असद उमर साहब थे, इन लोगों को हेल्म ऑफ अफेयर्स का ज़्यादा नॉलेज है। इंशाल्लाह ये दोबारा मिलेंगे अख्तर मेंगल साहब से। मैं इस बात का तो अख्तर मेंगल साहब ने खुद अपनी जो लास्ट स्पीच उन्होंने असेंबली में की है, सही है, 2-3 दिन पहले, उसमें उन्होंने एतराफ किया इसका कि लोग जो मिसिंग पर्सन थे वो उनकी रिकवरी हुई है। वो 400 के करीब कुछ हैं जी, 400 के करीब हैं जिनकी रिकवरी हुई है, शायद 425।
जी मजीद इंशाल्लाह ताला जो भी मामला देखिए इस वक्त अच्छा ये अच्छी बात है फैजुल्लाह साहब, देखिए ये अच्छी बात है कि लोग रिकवर हुए हैं। आपने इनको वो लोग रिकवर करके देने थे जो आपके इक्तदार में आने से पहले लापता होते रहे, लेकिन वो लापता होने का सिलसिला तो आपके दौर में भी जारी रहा। तो ये कोई एहसान तो नहीं है कि पहले लोग लापता हो आपके दौर में फिर वो बाजियाब हो जाए? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसके लिए मैं आपको लेट मी अश्योर यू, जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, जो भी इनके मामलात होंगे, उनको एड्रेस किया जाएगा। चलें, और इंशाल्लाह कमेंट जरा सुनाओ ना बलोच साहब से। आखिरी बात करके फिर मैं आपको मौका देता हूँ। डेवलपमेंट के हवाले से इस साल जितना बजट बलोचिस्तान को दिया गया है, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतने पैसे कभी बलोचिस्तान को नहीं दिए। राइट। सनाउल्लाह बलोच साहब, सेनेटर भी आप रहे हैं, आप मेंबर नेशनल असेंबली भी रहे हैं, आप MPA भी हैं इस वक्त। ये बताएं कि क्या मुश्किल हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर खुद से रब्ता नहीं कर सकते? क्या कोई प्रोटोकॉल है ऐसे को वज़ीर आज़म का कि वो अपने इत्तेहादी को, अपने MNA को फ़ोन नहीं कर सकते? कोई तकल्लुफ़ होना चाहिए बीच में? सर उसमें ये देखें, हेलो जी, उसमें ये है देखें, चाहे प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का हो या एक जमात है, जब वो 5 साल के लिए हुकूमत में आती है, वो उसकी पॉलिसी हुकूमत अमली होती है। वो जब हुकूमत में फौरन आने के बाद वो अपने वादे न सिर्फ अपने वोटरों के साथ, अपने इत्यादियों के साथ करते हैं, उनके हवाले से तसलसल के साथ वो एक मीटिंग, मुलाकातें, मुशावरत और राब्ते की जो है वो ज़रूरत महसूस करते हैं। अब इमरान खान साहब मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त भाई रहे हैं। व्हेन आई वाज सेनेटर तो वो सब नेशनल असेंबली में, और वैसे भी बहुत से फोरम पे हमारे और उनके ख्यालात जमहूरियत के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से मिलते जुलते थे। हम काफ़ी फोरम्स पे मिले हैं, वी नो ईच अदर वेरी वेल। हम उनको जब लास्ट हमारी मीटिंग्स भी हुई, हमने उनको यही बताया, ये मैं इनको वैसे तो दोस्त भी मशहूर ये ख़त्म कर दें। अगर हम उनके साथ वापस जाते हैं नहीं जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन इनके पास 2-3 साल और हैं। देखें, उनको ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि उन्होंने कौन से पाकिस्तान में जो फॉल्ट लाइन्स हैं, जो क्रिटिकल रीजन्स हैं, जो क्रिटिकल इश्यूज हैं, और उन पे कैसे लोगों को इंगेज किया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज को इंगेज किया जाए या अपने अलाइज को किस तरह इंगेज किया जाए। तो मैंने कहा वो आपसे पहले जिस तरह बात की कि एंगेजमेंट की या कोऑर्डिनेशन की, जब तक इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती और उसको बड़े उनके एक्सपर्ट पॉलिटिकल लीडरशिप लीड ना कर रहा हो, तो उस वक्त वो फ्रूटफुल नहीं होगा। आपने ये जिस तरह बात की सवाल ही कर देते, बिल्कुल अगर आज से कोई 6-7 महीने पहले भी अगर वक्तन फवक्तन हर 2-3 महीने पर पूछ लिया करेंगे सरदार साहब क्या पेशरफ्त है, कोई बहुत सी चीजें ये जो इनफॉर्मल आपकी गैदरिंग और डिस्कशन से हो सकती जो कम्युनिकेशन गैप है, उससे जो मसाइल पैदा होते हैं वो खत्म। बिल्कुल। अब बात तो मुझे याद नहीं कि इनफॉर्म किसी भी एक लम्हे के लिए इमरान खान साहब ने कहा कि आके चाय पीते हैं, थोड़ा सा इनफॉर्मली चीजों को डिस्कस कर लें। एक तो बलूचिस्तान के इश्यूज हैं, तो आपने 6 पॉइंट्स दिए, इससे बढ़ के हम बलूचिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। जिस तरह अभी मेरे दोस्त ने, भाई ने कहा उनकी मोहब्बत है कि वो हमें उस बचपन से ही सुनते आ रहे थे शुरू से। अब इश्यूज ये हैं कि बलूचिस्तान के काफी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज भी हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को बहुत ज्यादा मिला है, ऐसा नहीं है। इस दफा की PSDP में या पिछली गुज़िश्ता PSDP में जो बलूचिस्तान का शेयर है वो गुज़िश्ता 20 सालों की PSDP से कम है। आप 2002 या 2004 में मुशर्रफ साहब के वक्त में बलूचिस्तान की PSDP का शेयर काफी ज्यादा हुआ करता था, 11-12% तक चला गया, 13% तक। लेकिन अभी इस दफा तो 3-4 पे भी नहीं आया है। तो अगर वो कभी इन चीजों पे, मैंने एक दफा जब आए थे खान साहब, मैंने उनको कहा था, खान साहब इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड बलूचिस्तान, you need to have एक डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस ऑन बलूचिस्तान, सोशियो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट चैलेंजेस पे आप बलूचिस्तान का 2-3 दिन का कॉन्फ्रेंस करें। इंटेलिजेंशिया को बुलाएं, पॉलिटिकल लीडरशिप को बुलाएं, एक्सपर्ट्स को बुलाएं। क्वेटा में 3 दिन रहे, मौसम बड़ा अच्छा है, चेरी है, सज्जी है, खाना पीना है, इतने गरीब गुजरे मेजबानी बड़ी अच्छी है। वो बैठते 3-4 दिन में बलोची, बरावी, पश्तो में कुछ न कुछ चीजें उनकी समझ में आ जाती है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का सबसे बड़ा मसला है, कोई 1 घंटे के लिए क्वेटा में रहना नहीं चाहता। 2 साल में आप उनका ओपन की, अभी गूगल करके देख लें उनके विजिट और उनके आवाज स्पेन इन क्वेटा, उससे आपको लग सकता है कि बलूचिस्तान को लोग बिल्कुल। ये बहुत आपकी आम बात है और ये शिकायत हमेशा से हर दौर में विफाक से रही है बलूचिस्तान को कि इस्लामाबाद में बैठ के बात होती है, लेकिन क्वेटा में आके, गवादर में आके, पिसनी में, जवानी में, खुजदार में, तुरबत में आके वफाकी जो पॉलिटिक्स है वो वहाँ आके बैठ के हमारे मसाइल को नहीं सुनती। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। एक और शिकायत पीपल्स पार्टी की भी है, वो भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं।
इमरान खान साहब ने अभी कराची का दौरा किया, लेकिन उन्होंने सिंध से मुलाकात नहीं की, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात नहीं की, सिंध हुकूमत को अपनी मुलाकातों में मदऊ नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने कितने दौरे किए कराची में, जल्दी से आपके सामने रखते हैं। सितंबर 2018 को, 16 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर ने पहला दौरा किया था, जब मज़ार कायद पर उन्होंने हाजिरी दी थी। दूसरा दौरा उन्होंने किया था 9 दिसंबर 2018 को, इसमें उनकी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई थी। तीसरा दौरा उनका था 30 मार्च 2019 को, जिसमें सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया गया, वज़ीर आला सिंध को नहीं बुलाया गया। चौथा दौरा था 24 मई 2019 को, सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया गया। पाँचवा दौरा था जुलाई 2019 में, इसमें भी सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं हुई। छठा दौरा था 21 अक्टूबर 2019 को, इसमें भी सिंध हुकूमत को नज़रअंदाज किया गया। सातवां दौरा था 27 दिसंबर 2019 को, ये दौरा, इसमें भी कोई मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी। फिर 27 जनवरी 2020 को 8वां दौरा था, इसमें वज़ीर आला से मुलाकात हुई थी गवर्नर हाउस में। फिर 9वां दौरा था प्राइम मिनिस्टर का 17 जून 2020 को, 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे थे। इन 9 दौरे प्राइम मिनिस्टर ने किए, सिर्फ 2 दफ़ा मुलाकात प्राइम मिनिस्टर ने की चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से। शॉर्टली फैजुल्लाह का मौका साहब, फिर मैं जरा चौधरी मंजूर साहब से बात करता हूँ। क्या मसला है, क्यों नहीं मिलते प्राइम मिनिस्टर वहां जाके? सर फैजुल्लाह साहब, मेरे ख्याल में एक तो मैं आपको बता दूं कि जब से नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम हुई है, उसमें बड़ा फ्रीक्वेंटली चारों वज़राए आला और वज़ीर आज़म की आपस में बातचीत हो जाती है। कुछ उनके जो कराची के दौरे होते हैं वो तंजीम के हवाले से होते हैं, कुछ उनका जो है वो अपनी जो पार्टी के और जो एलाइज़ के साथ उनके मामलात हैं उस हवाले से वो जाके बात करते हैं। जहाँ पे वो ज़रूरी समझते हैं वो ज़रूर जो है वो वज़ीर आला सिंध के साथ भी मिलते हैं, और कोई ऐसी कोई कदगन या कोई पाबंदी नहीं है ऐसी कि कोई वहाँ पे मुलाकात नहीं हो सकती है। जैसे कि आपने बताया कि 2 दफ़ा मुलाकात हुई है, और हर जो हमारी ये नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल की जो मीटिंग होती है जिसको वज़ीर आज़म चेयर करते हैं आजकल ये पेंडेमिक के हवाले से, तो हर वक्त उनका वज़ीर आला सिंध के साथ रब्ता रहता है। ऐसा मेरे ख्याल में कोई जो डिफरेंस है वो मेरा ख्याल में इन जो नीचे की क़यादत है उनकी तरफ से जो बयानात आते हैं उससे ज़रा तलखी ज़रूर पैदा होती है। वो तो दोनों तरफ से है, वो आपकी तरफ से भी है। हमारे सिंध के जो वज़रा हैं वो उनकी तरफ से जी 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 ये सही, वही मैं बात कह रहा हूँ। सिंध में उनकी तरफ से या हमारी क़यादत की तरफ से कोई बात आ जाती है तो वो तलखी हो जाती है, वरना मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध के साथ कोई गैप है या उनका कोई राब्ता नहीं रहता। राइट। चौधरी मंजूर साहब, क्या वजह है? ये 9 दौरों की मैंने तफसील रखी है, सिर्फ 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, हालांकि 7 दफ़ा मिलना चाहिए था, 2 दफ़ा ना मिलते खैर थी। वो बात वही है जो सना बलोच साहब ने कहा कि मिजाज का इशू है। देखिए, हमने कोलिशन गवर्नमेंट भुगती हुई है। नून लीग हमेशा लकी है कि जब भी आती 2/3 अक्सरियत के साथ आती है। तो हमने 2008 में 125 लोगों के साथ हमने जो थी वो अलायंस को आगे लेकर चले थे और 5 साल पूरे किए थे। नून लीग हमें दूसरे महीने ही छोड़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद हमने सारे सिस्टम को आगे चलाया था। हमें पता है इत्तेहादियों के कैसे उनके नाज नखरे कैसे उठाने पड़ते हैं। मेरा ख्याल है वो कहते थे, इत्तेहादी कहते थे कि हम एक टाइम ऐसा आया था कि वो कहते थे कि हमारी नहीं मानी जाती, सही वो इत्तेहादियों की ज़्यादा मानी जाती है। वो असफांदियार वली की, मौलाना फजल रहमान की, MKM की, चौधरी परवेज लाई की, इन सब की ज़्यादा मानी जाती है हमसे, और वो दुरुस्त भी था उस वक़्त की हिकमत अमली के तहत। दूसरी बात ये है कि ये बिलीव नहीं करते, लोगों की जो मैंडेट है उस पर बिलीव नहीं करते। अगर बिलीव करते होते तो जो आपका सवाल है वो सामने रखकर आगे बढ़ रहे होते, और क्योंकि बिलीव नहीं करते इसलिए हमारा तो मिजाज ऐसा नहीं है पीपल्स पार्टी का। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब को जब जब गए हैं रिसीव किया है, फिर इनको जब जब इन्होंने इतला दी है, बाकायदा CM सिंध खुद गए हैं, अब इतला ही नहीं दी। तो ये जब अच्छा चौधरी साहब, एक और वाकया आपको याद दिलवा दूं। जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो जब गिलानी साहब जाया करते थे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी को शिकायत रहती थी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब वेलकम नहीं करते। हमारे साथ होता रहा, आपके साथ हमेशा होता रहा। देखिए, हमारे साथ तो बहुत कुछ हुआ है ना, हमारे साथ तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हमने नहीं किसी के साथ किया। ये एक रिकॉर्ड की बात है। पूछ ले तारक साहब बैठे हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मैच्योरिटी दिखाई है। कमोका साहब भी अब तो इस चीज के
गवाह हैं, आजकल बेशक पीटीआई के साथ हैं, हमारे पुराने साथी हैं, तो गवाह हैं कि हमारे जो ट्रेंड शुदा कारकुन होंगे, जो ट्रेंड शुदा लोग होंगे, उनके अंदर वो चीज़ें नहीं होंगी, एक सियासी कारकुन पैदा करते हैं। सो इसलिए ये चीज़ें हम नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जब ये पैंडेमिक आई थी तो बिलावल साहब ने क्या कहा था कि मैं इन पे कोई तनकीद नहीं कर रहा। 4 सवाल आए और 20 दिन एक लफ्ज़ नहीं कहा था। फिर इन्होंने यहाँ से मिनिस्टरों को छोड़ा कि आप जाके बैशिंग करें बिलावल साहब की और सीएम सिंध की, और वो उन्होंने शुरू कर दी। चूंकि ये लॉकडाउन के खिलाफ थे तो लॉकडाउन में इन्होंने ताजरों के खिलाफ के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने ट्रांसपोर्टरों के साथ खड़े होकर की, ट्रेडर्स के साथ खड़े होकर की, और माँ का जितने कंसेंसस थे सिंध गवर्नमेंट के वो सारे तड़वाए गए और यहाँ से भेजा गया लोगों को कि जाकर तोड़ो जो कंसेंसस पैदा किया, चूंकि हम लॉकडाउन को नहीं मानते। सो लॉकडाउन को खत्म करने के लिए ये सारा कुछ किया हमने। फिर भी कहा अगर पीपल्स पार्टी चाहती तो अमीर भाई ये हुकूमत क्या, ये सिस्टम पैदा ही ना होता। आपको याद है पहले दिन मौलाना फजल रहमान ने बाइकआउट कर दिया था, मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम देखेंगे, मौलाना फजल रहमान के साथ ज्यादा थे वो। हमने कहा था कि नहीं, इनको टाइम मिलना चाहिए, इन्हें हुकूमत बनानी चाहिए, ये आप गवर्नमेंट बनाए। तो जहां तक ये बात है, आपको याद है पहले साल ही जरदारी साहब ने तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कि ये अपने वजन से गिरेगी, हम इनको नहीं गिराएंगे। और अब ये क्या हो रहा है, अपने वजन से गिर रहे हैं। कौन सा इशू है जिसमें हाथ डालते हैं वो खराब कर बैठते हैं। आप आटे के स्कैंडल में हाथ डाला, आटा नायाब, चीनी में हाथ डाला, चीनी नायाब और कीमत आसमान को, पेट्रोल में हाथ डाला, पेट्रोल नायाब, मास्क का कि 15 दिन के अंदर इंक्वायरी करके करें वो नायाब है, दवाइयाँ जो है वो नायाब हो जाती हैं। अभी एक नया फड्डा शुरू कर दिया आपने, जो सिंध के हॉस्पिटल्स थे आपसे पहले इस्लामाबाद वाले चलाए नहीं जा रहे, आपसे केपी के चलाए नहीं जा रहे। आपने एक ज्यादती कर दी है, एक ज्यादती चौधरी साहब आप कर रहे हैं। आपने सारा कुछ गिनवा दिया है, आपने रेफरेंस नहीं गिनवाया, रेफरेंस में हाथ डाला वो भी खराब कर दिया। वो भी मेरे पास तो एक लंबी तफसील है, मैं उस पे नहीं जाना चाहता, एक लंबी तफसील है। लेकिन मैं एक पॉइंट ये जो रेस किया, देखिए इनको पता नहीं है, जो NICVD है वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा इदारा आ गया है। रिकॉर्ड आप सर्च करके चले जाए, गूगल पे चले जाए। सो वहां पे कौन इलाज करवाता है? सिर्फ सिंध के लोग करवाते हैं। सबसे सिंध के बाद सबसे ज्यादा नंबर KP का है, फिर बलूचिस्तान का है, फिर पंजाब का है, फिर कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान, सभी लोग वहां पे जाकर इलाज। अभी मैं देख रहा था मंडी बहाउद्दीन की एक खातून का वहां पे जाकर वो ट्रांसप्लांट हुआ है। अभी DG खान के बंदे का एक का ट्रांसप्लांट हुआ है वहां पे, वो दर्जी था बिलाशुबा, जो NICVD जो सखर में हॉस्पिटल बना है, बिलाशुबा बहुत जबरदस्त हॉस्पिटल है। अब उसमें कार कह रहे हैं 13 अरब रुपया रखा है उसके लिए, इस्लामाबाद के अस्पताल चलाने, सारे चलाने, और इनको ये नहीं पता कि अकेले जो NICVD है उसका बजट 20 अरब का है। राइट, तारड़ साहब ये हॉस्पिटल और बाकी के तारड़ साहब देखिए, सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, इमरान खान साहब आपको चोर कहते हैं, आप उनको चोर कहते हैं, पीपल्स पार्टी को, वो पीपल्स पार्टी इनको, लेकिन चीफ मिनिस्टर से ना मिलना, आपके ज़माने में प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब को शहबाज शरीफ साहब का ना मिलना, इस हद तक क्यों पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो जाती है हमारे यहाँ? वो वैसे अपने भाई को भी नहीं लेने जाते थे एयरपोर्ट पे, इसलिए हमने गिला नहीं किया। तारड़ भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट कर देते हैं बार बार। सॉरी, मेरे पास मुतअद्दिद तस्वीर मौजूद हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गिलानी को बहुत मरतबा रिसीव भी किया और उनकी डिफेंस में रिहाइश का है। मैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ही था बतौर वजीर आला, उनके पास जाके उनको NFC और बाकी मामलात पे ब्रीफिंग भी देते रहे, और गिलानी साहब के साथ हमारा बहुत आइडियल रिलेशनशिप रहा, और वो आज तक एक ख़ानदानी ताल्लुक भी है और वो मल्टीपल लेवल्स के ऊपर है, वो आज तक कायम है। कमोका साहब मेरे भाई बड़े वज़ादार आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, अच्छी रेपूटेशन के मालिक हैं। मेरी मुराद, मैं ज़रूर इनके लीडर के बारे में उर्दू का एक मुहावरा इस्तेमाल किया जो उर्दू लुगत में मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं है, चुल्लू भर पानी जो है वो उसमें डूब मरना एक मुहावरा है। सही है, मुहावरा है, उर्दू ज़बान है जी। मैं गैर पार्लिमानी ज़बान ना इस्तेमाल करता हूँ, ना इसका कायल हूँ, मगर हमें बड़ा दुख है, हम बड़े रंजीदा हैं। लंदन के अस्पतालों के ICU के दरवाजे खोले गए, वहाँ पे कहा गया ये ढोंग है, हमने मैयतें रिसीव की हैं, हमने लोगों को दफनाया है, यहाँ पे बातें सुनी हैं। तो वो कहते हैं ना, सूरज पे लगे धब्बे कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। ये 90 की दहाई में मेरा ख़ानदान खुद उसका विक्टिम रहा, बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोग विक्टिम रहे।
बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी और दोनों एंड से हर तरह की एक जो की जाती थी इंतकामी कार्रवाइयाँ। मगर हमने बहुत कुछ सीखा। पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, मेच्योरिटी का सबूत दिया, और अगर जमहूरियत के लिए किसी की खिदमत है पीपल्स पार्टी के बाद तो वो पीएमएलएन की हैं। तो इसलिए ये लीडर साहब जो इनके हैं, उनकी जबान के बारे में जो धरनों में इस्तेमाल की गई, जो गालम गलोच की सियासत की गई, वो हमने तो नहीं इनकरेज की थी। टीवी पे आके कहना जी शलवारें गीली हो गई, ठोक दो, मार दो, लटका दो, और जिस तरह महमूद खान अचकजई साहब की नकल उतारी गई सर पे स्कार्फ बांध के और सारे हिला के, ये पूरी कौम ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। तो किस वफादारी की बात कर रहे हैं भाई मेरे? आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर आप जैसे अली मोहम्मद खान जैसे जो लोग हैं पीटीआई में, वो चंद हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। आपकी फ्रंट लाइंस आज भी शहबाज गिल के पास हैं, आपकी फ्रंट लाइंस आज भी फैजल हसन चौहान के पास हैं, आपकी फ्रंट लाइंस आज भी मुराद सईद के पास हैं। वो पंजाबी दा मुहावरा जिन्ना लुच्चा ओना उच्चा, उसको इज्जत मिलती है जो गाली देता है, उसको शाबाश मिलती है। आज आप मुहावरों से मार रहे हैं। ये पार्टी का कल्चर है कि जो बदतमीजी करे, आप ये जो गालिब भाई गलौज करे, इनके मुहावरे भी सुन लें। और इससे फिर तारड़ साहब मैं आपसे कम से कम ये तवक्को नहीं करता, मुहावरे जो हैं वो पंजाबी में इससे भी बहुत वो अगर मैं आपकी क़यादत के बारे में वो मुहावरे बोलना शुरू कर दूं तो वो फिर बात जो है ना वो एक एहतराम का रिश्ता खत्म हो जाता है वहाँ पे। नहीं, देखिए मेरी राय है, आप मुझे रोक नहीं सकते ना, आपकी मर्जी। आपने 5 मिनट लगाए हैं, अगर ये 5 मिनट किसी इशू के ऊपर आप बात कर लेते, मेहरबानी करें, मुझे मुकम्मल करने दे, टाइम पहले कम रह गया। ना करें ना, मैं आपकी बारी में नहीं बोला। देखिए शहबाज गिल के बारे में, मुराद सईद के बारे में, फैजल हसन चौहान के बारे में जो मैंने कहा है मेरी जाती राय है, मैं उस पर कायम हूँ। वो आपने जो कहना आपकी अपनी राय है। ये आप लोगों का एक और प्रॉब्लम है आपकी पार्टी का कि आप किसी की राय को बर्दाश्त नहीं करते। खुद आपने 126 दिन गालियां दी, हमने सुना। हमारे वजीर आजम ने जब पुकारा इमरान साहब कह के पुकारा। बिल्कुल। तो मैं तो मुहावरे इन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जिन्होंने घेरा हुआ आपकी पार्टी को। आप जैसे लोग कितने आपकी पार्टी के अंदर, आप इर्द गिर्द देखें तो सही। जो ये गालम गलोच की सियासत है, जो गिरेबान से खींचने की सियासत है, हमारे मुंह पे सहियां नहीं फेंकी गई, हमें जूतियां नहीं फेंकी। अच्छा, ये जो बात आपने तारड़ साहब ये फरमाई, तारड़ साहब ये जो बात आपने फरमाई, मैं जरा ये कमोका साहब से देखें, इसमें कोई शक नहीं कमोका साहब, मैं भी इस बात को एंडोर्स करूंगा कि जब भी नवाज शरीफ साहब को पसंद नहीं होगा इमरान खान साहब, सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन उन्होंने जब भी बात की वो इमरान साहब करके बात की। इवन के शहबाज शरीफ साहब भी आप थोड़े तल्ख हुए पिछले कुछ दिनों में, लेकिन वो भी इमरान खान साहब करके बात करते रहे। लेकिन अमीर भाई, मैं मिसालें देनी शुरू करूं तो तलाल चौधरी साहब, फिर उसके बाद ये नारोवाल से एमएनए थे, आजकल एमएनए नहीं हैं, ठीक है। तो एक पूरी टीम इनकी भी मौजूद थी जो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करती रही जिसको आप पार्लिमानी ज़ुबान नहीं कह सकते। मुझे तो मैं हमेशा तमाम, चाहे वो मेरी पार्टी, एक मिनट मेरी बात सुन लें, बात सुन लीजिए ना, मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। मैं अब भी कहता हूँ, मैं तमाम पॉलिटिशियंस को कहता हूँ कि जिस नहज पे इस वक्त पाकिस्तान है, खुदा के लिए ये जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना है इसको बंद कीजिए, ये सीरियस इश्यूज की तरफ यही बहुत खूबसूरत इसी पंचिंग लाइन पे इसी लाइन इंतहाई खूबसूरत $1 मिलियन स्टेटमेंट आपने दिए। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में फिर आपसे मुखातिब होंगे, लेकिन इसी पंचिंग लाइन पे खत्म करते हैं कि खुदारा सियासत को एक तरफ रखें, मुल्क और कौम के इश्यूज को पहले हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सहारा दे। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।